में हम लोग ठोस अवस्था नाम के चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे ठोस अवस्था के जितने भी थ्योरी वीडियो हैं वो सारे आपके देखे हुए होने चाहिए, क्योंकि उन सबको रेफरेंस मान करके अगर कोई टॉपिक उनके अंदर है तो यहां मैं न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में मेंशन करूंगा ताकि आप उन टॉपिक्स को वहां से पढ़ेंगे। तो पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, फिर ही इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए और अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। दोस्तों, हमने सबसे पहला वीडियो जो इस चैप्टर का शुरू किया था उसमें डिस्कस किया था कि दो तरह के ठोस होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। आपने पढ़ा था कि अक्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनके अंदर एक निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, मतलब जिनका आकार आकृति निश्चित नहीं होती है, अणुओं की कणों की व्यवस्था उनके अंदर यादृच्छिक होती है। जैसे रबर का एग्जांपल लें तो रबर में कोई भी कण किसी भी जगह अंट शंट लगा हुआ होता है, मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, उसे कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। जबकि इसके साथी था क्रिस्टलीय ठोस, उसमें आपको याद होगा क्रिस्टलीय ठोस के अंदर कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। जैसे NaCl का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो ये आपके सामने क्रिस्टलीय ठोस है। आप देख सकते हो क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित ज्यामिति है, आपके Na+ के चारों तरफ Cl है, सही बात है, और हर Cl के चारों तरफ Na है, हर Na के चारों तरफ Cl है और हर Cl के चारों तरफ Na है, तो इस Cl के चारों तरफ Na है। तो ये कहलाती है क्रिस्टलीय संरचना जिसके अंदर एक निश्चित ज्यामिति होती है, और ये कहलाती है अक्रिस्टलीय संरचना जिसमें कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। इसका उदाहरण है रबर, कांच। तो ये हमारे पहले वीडियो से पहला टॉपिक का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आपको वहां मिल जाएगा। आप आराम से जाकर के अक्रिस्टलीय ठोस के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे लिख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है, किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। तो यहां पे दो चीजों के बीच में डिफरेंस पूछा है अपन से, कांच और क्वार्ट्ज। अब दोस्तों ध्यान से बात को समझना, दोनों में डिफरेंस बहुत छोटा सा है। जो आपका कांच है वो अक्रिस्टलीय ठोस है, ऐसा, तो कांच अपने आप में एक अक्रिस्टलीय ठोस है, पहली बात। दूसरी बात, कांच जो होता है उसके अंदर जो कणों की व्यवस्था है वो बहुत छोटी होती है। मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था कि अक्रिस्टलीय ठोस में क्योंकि यादृच्छिक अरेंजमेंट है तो इनके अंदर लंबी संरचना नहीं बन सकती है, ये आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है इसलिए इसके अंदर कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है, शॉर्ट रेंज। तो रेंज बहुत छोटी होती है, मतलब अरेंजमेंट बहुत ज्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करता है, तो इसकी लघु परासी व्यवस्था होती है। जबकि क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है, मतलब लंबी चलती है इसकी व्यवस्था, तो दीर्घ परासी व्यवस्था। तो इसमें कणों की नियमित व्यवस्था नहीं होने के कारण लघु परासी व्यवस्था है, शॉर्ट रेंज। जबकि क्वार्ट्ज की बात की जाए तो क्वार्ट्ज में लॉन्ग रेंज होती है। तो ये इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। और फॉर्मूले की बात करें तो क्वार्ट्ज भी SiO2 है, कांच भी SiO2 है, केवल फर्क आता है इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था है, लंबी व्यवस्था होती है। लंबी मतलब रेंज जो है इसकी बहुत बड़ी होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप रखते जाओ तो लंबी संरचना बनती है। कुछ इस तरह की होती है संरचना क्वार्ट्ज की, और लघु परासी व्यवस्था होती है आपके कांच की। तो ये मेजर डिफरेंस है। अब मन में आता है कि क्वार्ट्ज से कांच अपन कैसे बना सकते हैं। सुनिए, अगर आप क्वार्ट्ज को लें, उसको गर्म करें और क्वार्ट्ज को पिघला करके एकदम से ठंडा कर दें, मतलब इसको बोलते हैं रैपिड कूलिंग आफ्टर हीटिंग। तो पहले आपको क्या करना है, गर्म करना है।
क्वार्ट्स को गर्म करना है और गर्म करके एकदम से जमा देना है, उसको बहुत ठंडे टेम्परेचर में ले जा करके उसको तुरंत जमा देना है। तो अगर आप गर्म करके तुरंत उसको ठंडा कर दोगे तो आपका क्वार्ट्ज जो है वो किसमें बदल जाएगा, कांच में। मैं आपको समझाता हूं इसकी व्यवस्था कैसी है। दीर्घप्रासी व्यवस्था है। दीर्घप्रासी व्यवस्था का मतलब यह है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके अणु लगे हुए हैं। अब आपने क्या किया, गर्म किया, गर्म करने से सारे अणु इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। फिर आपने एकदम से ठंडा कर दिया, एकदम से उनको वहीं का वहीं रोक दिया, तो जो अणु एक दूसरे के साथ में निश्चित क्रम में जुड़े हुए थे आपने गर्म करके उनके क्रम को बिगाड़ दिया और फिर उनको वहीं जाम कर दिया। क्रम के बिगड़ते ही वो किसमें बदल जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस में, और आपको क्या मिल जाएगा, कांच। तो ये विधि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एकदम से गर्म करके ठंडा करने पे व्यवस्था बिगड़ जाती है और वो किसमें बदल जाता है, आपके अक्रिस्टलीय ठोस में। तो दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, लघुप्रासी व्यवस्था होती है। क्वार्ट्ज की दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। क्वार्ट्ज को कांच में बदलने के लिए हम उसको बहुत गर्म करते हैं, पिघलाते हैं और पिघला करके एकदम से ठंडा कर देते हैं, जिससे वो किसमें बदल जाता है, कांच में। थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन थर्ड ये है कि निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजी या अक्रिस्टलीय ठोस में कीजिए। तो टेट्रा, फास्फोरस, डेकॉक्साइड, अमोनियम फॉस्फेट, SiC, I2P4, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, पीतल, Rb, LiBr, Si, ये सब आपको दे रखे थे। मैंने सबको व्यवस्थित कर दिया है। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अपन लोग इसको डायरेक्ट देख करके कोई ऐसा तरीका है जिससे अपन बता सकें कि कौन कैसा है। ये थोड़ा सा आपको याद ही करना पड़ेगा। और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आप डायरेक्ट देख के समझ सकते हैं, जैसे आयनिक ठोस जिनके अंदर आयन होते हैं। तो यहाँ पे आपका NH3 प्लस है, NH4 प्लस है, और PO4 जो है वो 3 माइनस है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब आयनिक है। Li प्लस है, Br माइनस है, मतलब आयनिक है। तो ये दोनों आयनिक ठोस हैं। धात्विक ठोस, दो धातु है, पीतल, Rb। आणविक ठोस जिनमें अणु के रूप में है और ठोस है वो है P4O10, I2P4। सहसंयोजी ठोस जिनके अंदर सहसंयोजी बंध बने हुए हैं, जैसे ग्रेफाइट, SiC, Si, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन कार्बाइड। अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक का एग्जांपल तो अक्रिस्टलीय ठोस में वैसे भी आता है, तो ये कोई कंफ्यूजन का पार्टी नहीं है। तो ये जितने भी थे उन सबको अपन ने अरेंज कर दिया है आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजी और अक्रिस्टलीय में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड था ये क्वेश्चन, इसमें समझने का काम कम था। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का, उपसहसंयोजन संख्या क्या है। पहला पार्ट इसका, उपसहसंयोजन संख्या का मतलब होता है कि आपकी जो त्रिविमीय संरचना है या जो भी आपका कणों की व्यवस्था है उसमें एक कण को कितने कण चारों तरफ से टच करते हैं, इसको अपन कहते हैं उपसहसंयोजन संख्या। निकटतम गोले जितना टच करते हैं। हम लोग जब कणों का निविड़ संकुलन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने इसकी परिभाषा देखी थी। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, ये एक निविड़ संकुलन है, वर्गीय निविड़ संकुलन, आपको याद होगा। और ये एक निविड़ संकुलन है जो कि है षटकोणीय निविड़ संकुलन। इस निविड़ संकुलन में एक कण को चार कण टच कर रहे हैं, एक गोले को चार गोले टच कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहां पे उपसहसंयोजन संख्या 4 है, जबकि उधर एक गोले को 6 गोले टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 को मिलाओगे तो एक षटकोण बनेगा, इसलिए इसको कहा गया था षटकोणीय संरचना, और इसको कहा गया था वर्गीय निविड़ संकुलन। तो ये वर्गीय था, वर्ग बन रहा है, षटकोण बन रहा है, तो षटकोणीय था। तो यहाँ पे उपसहसंयोजन संख्या 4 थी और यहाँ पे 6 थी। तो उपसहसंयोजन संख्या का मतलब होता है निकटतम गोलों की संख्या जो किसी एक गोले को स्पर्श कर रहे हो। दूसरा है, निम्नलिखित परमाणुओं की उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है। एक घनीय निविड़ संकुलित संरचना, जो घनीय निविड़ संकुलन संरचना होती है दोस्तों, उसके अंदर एक गोले को 12 गोले आपस में टच करते हैं, इसलिए वहां पे उपसहसंयोजन संख्या 12 होती है। और दूसरा है अंतः केंद्रीय घनीय संरचना। अंतः केंद्रीय घनीय संरचना में एक कण को 8 कण टच करते हैं, इसलिए वहां पे उपसहसंयोजन संख्या 8 होती है। तो आपको याद रखना है कि घनीय निविड़ संकुलन के अंदर आपको उपसहसंयोजन संख्या देखने को मिलेगी 12 और अंतः केंद्रीय घनीय संरचना में आपको देखने को मिलेगी 8। तो ये अपन ने किया फोर्थ क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो दोस्तों, लिखा हुआ है, यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व
एवं एकक कोष्टिका की विमाएं दी जाती हैं तो क्या उससे आप उसके परमाणु द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं क्या? तो मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था थ्योरी में घनत्व, और घनत्व में एक सूत्र निकल के आया था, वो सूत्र मैं आपके सामने लिखता हूं। सूत्र था D बराबर कैपिटल M इंटू जेड अपॉन Na इंटू ए क्यूब। इस सूत्र का डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था, आपको अच्छे से मैंने कहा था वीडियो देखे हुए होने चाहिए। इस डेरिवेशन में आप देखो तो M होता है आपका द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान जिसकी ये बात कर रहा है। Z होता है आपका एकक कोष्टिका में कणों की संख्या, अगर SCC है तो यही Z1 होता है, आपको पता है। अगर BCC है तो यही Z आपका 2 होता है, और अगर FCC है तो यही Z आपका 4 होता है। ये सारी चर्चा अपन कर चुके हैं इस टॉपिक के अंदर, ये टॉपिक जरूर आप देख लेना अगर नहीं देखा है तो। अब यहां पर आपको परमाणविक द्रव्यमान निकालना है तो क्या क्या चाहिए? एक तो Z चाहिए। Z कैसे आएगा? बस आपको ये बता दिया जाए कि एकक कोष्टिका कौन सी है। अगर एकक कोष्टिका SCC है तो Z1 होगा, BCC है तो 2 होगा, FCC है तो 4 होगा। तो केवल आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरी बात, आपको A क्या होता है? A होता है कोर की लंबाई। जो आपकी संरचना है एकक कोष्टिका की, उसके अंदर ये जो कोर है इसकी लंबाई A होती है, तो ये आपको चाहिए होगी। Na आपका होता है एवोगैड्रो संख्या जो फिक्स है 6.02 × 10⁻23, तो उसकी टेंशन नहीं है, ये मान तो सबको पता है दुनिया में, तो इसकी टेंशन नहीं है। डी क्या है आपका? डी है घनत्व, एकक कोष्टिका का घनत्व। तो क्वेश्चन में यही तो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व दे दिया जाए, मतलब हमको डी दे दिया, घनत्व दे दिया, आगे बोल रहा है एकक कोष्टिका की विमाएं दे दी, एकक कोष्टिका की विमा मतलब ए दे दिया, और विमा के साथ साथ वो ये भी बताएगा कि एकक कोष्टिका कौन सी है। तो अगर उसने ये बता दिया कि एकक कोष्टिका कौन सी है, मतलब उसने हमको जेड भी दे दिया। तो क्या आप परमाणु द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सूत्र है जिसमें अब आपने हमें घनत्व बता दिया, ए बता दिया, जेड बता दिया, एन हमको पता है, तो हम एम आसानी से निकाल सकते हैं। एम के लिए आप हल कर लीजिए डी इंटू एन इंटू ए क्यूब अपॉन में जेड। तो बस इसको देख करके एक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि अगर हमें एकक कोष्टिका की विमा अर्थात ए दे दिया जाए, एकक कोष्टिका का घनत्व अर्थात डी दे दिया जाए, अवोगैड्रो संख्या हमको पता है, जेड हम लोग जानते हैं, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? एम। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यही बताना है कि हाँ भाई साहब, अगर आप दोगे तो हम निकाल लेंगे और सूत्र लगाएंगे ये वाला। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए। किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है। टिप्पणी कीजिए। पाठ्य पुस्तक में दिए गए आंकड़ों की सहायता से जल, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर और मेथेन के गलनांक एकत्र कीजिए। इन अणुओं के मध्य अंतराण्विक बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो पहले मैं आपके सामने जल, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर और मीथेन के गलनांक लिख देता हूं, फिर अपन बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं गलनांक वगैरह की, और ये सबके डेटा मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। बात को बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, एक अणु दूसरे अणु के साथ में कितनी प्यार मोहब्बत दिखाता है, उसी पे ये चीज निर्भर करती है कि वो ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा। कहने का मतलब, अगर एक अणु दूसरे अणु के साथ में बहुत मजबूती से बना हुआ है, इसका मतलब उसका गलनांक, क्वथनांक सब कुछ उच्च है। अगर एक अणु दूसरे से दूर है, इसका मतलब उनके मध्य बल कमजोर है, तो फिर वो द्रव अवस्था में रहेगा, मतलब आसानी से उसको आप उबाल सकते हो या पिघाल सकते हो। अगर किसी का कोई और दूर दूर है, इसका मतलब उसके बीच में जो बल है वो बहुत कमजोर है, उसको आसानी से आप उबाल सकते हो या गला सकते हो। तो गलनांक अगर ज्यादा है, इसका मतलब अंतरा आणविक बल अर्थात दो अणुओं के मध्य प्यार मोहब्बत ज्यादा है, और अगर गलनांक कम है, इसका मतलब दो अणुओं के बीच में प्यार मोहब्बत कम है। अब हमें यह सोचना है कि इन चार जो हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनके अंदर जल का गलनांक सबसे ज्यादा है। क्यों? जल से इसका कम है। क्यों?
इससे कम इसका है, ऐसा क्यों, और सबसे कम मिथेन का है, ऐसा क्यों, इसकी विवेचना हमको करनी है। लॉजिक मैंने आपको बताया कि अगर दोनों के मध्य प्यार मोहब्बत अर्थात अंतरा आणविक बल ज्यादा होता है तो फिर गलनांक भी क्या देखने को मिलेगा, उच्च देखने को मिलेगा। अब मैं शुरू करता हूं मजेदार बात, ध्यान से देखना। जो आपके जल का अणु है, जल का एक अणु जल के दूसरे अणु के साथ में दुनिया का एक विशेष बंध बनाता है, मतलब इनके बीच के मोहब्बत को हमने एक नाम दे रखा है और वो है हाइड्रोजन बंध। तो जल के एक अणु और दूसरे अणु के बीच में प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण ही जल का गलनांक सबसे ज्यादा है 273 केल्विन। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का मतलब है CH3CH2OH। एक CH3CH2OH और दूसरे CH3CH2OH के बीच में भी आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध कहां देखने को मिलता है? हाइड्रोजन बंध तब देखने को मिलता है जब हाइड्रोजन हो और साथ में दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हो, जैसे कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहां पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोजन बंध। इसका हाइड्रोजन बंध जल की तुलना में थोड़ा सा कमजोर है, इनके बीच में उतनी प्यार मोहब्बत नहीं है जितनी इसमें, इसलिए इसका गलनांक जो है वो जल से कम है, बट बाकी सबसे अधिक है। तो आपको कोई पूछे, और एक और बात, इसलिए कमाल की बात बताता हूं मैं आपको, जल को और दारू को आप किसी भी अनुपात में मिक्स कर सकते हो, कितनी भी दारू लो, कितना भी जल लो, मिलाओ, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। भेड़ों को काफी फायदा होता है इसमें। तो आप जल और अल्कोहल को अगर देखो तो वो किसी भी अनुपात में मिक्स, पता है क्यों होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बंध इनको एक करता है, इसलिए जल को अल्कोहल में, दारू में, और दारू को जल में, किसी भी अनुपात में हम मिला सकते हैं। तीसरी बात अब है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर आपका ये होगा CH3CH2O CH2CH3। इसका एक अणु, ऐसा ही इसका दूसरा अणु। अब देखो, मैंने पी ब्लॉक चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि यहां पे ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है, अर्थात ऑक्सीजन आसपास से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच के खुद को बना लेता है पार्श्व ऋणात्मक और सामने वाले को कर देता है पार्श्व धनात्मक। ऐसे यहां पर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच खींच कर खुद को बना लेगा माइनस। भाई किसी के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसमें माइनस आता है, और इस चिन्ह का मतलब होता है पार्श्व। पार्श्व का मतलब थोड़ा सा, तो ये ऑक्सीजन थोड़ा सा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच करके खुद को थोड़ा सा माइनस बनाता है और सामने वाले को थोड़ा सा प्लस, सामने वाले को थोड़ा सा प्लस। तो इसमें क्या होता है कि यहां पर भी इन पे प्लस माइनस आ गए और यहां पर भी इनमें प्लस माइनस आ गए। प्लस माइनस को बोलते हैं दोस्तों ध्रुव। तो ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है, तो इस पे भी प्लस माइनस होने के कारण, इस पे भी प्लस माइनस होने के कारण इसका माइनस इसके प्लस को आकर्षित करेगा ऐसे, और इसका प्लस इसके माइनस को आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब डाई एथिल ईथर के एक अणु और दूसरे अणु के मध्य भी थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत है, क्योंकि इनके बीच में ध्रुवीयता है, दोनों ध्रुवित हैं, तो इनके बीच में ध्रुवण का आकर्षण बल है। तो इसी आकर्षण बल के कारण इसका जो गलनांक है वो आपके मिथेन से ज्यादा होता है, परंतु क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बंध नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बंध नहीं है, इसलिए यहां पर आपको इतना गलनांक देखने को नहीं मिलता है। यहां पे डेटा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 158.7 समथिंग, ये लगभग ऐसा डेटा, ठीक है। बस एक बात आप ध्यान रखो कि अल्कोहल का ज्यादा होता है किससे? आपके ईथर से। ऐसा क्यों होता है देखना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल के अंदर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि मजबूत बॉन्डिंग है, तो उसको गलाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि डाई एथिल ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, केवल ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण है, जिसके कारण उसको पिघलाना आसान है अल्कोहल की तुलना में। और अब बात करते हैं मिथेन की, तो मिथेन होता है CH4। तो एक CH4 और दूसरे CH4 के बीच में कोई स्पेशल बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में केवल एक बहुत छोटी सी चीज है और उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, और यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल को बोलते हैं वॉन डेर वाल बल।
और वॉन्डरवॉल बल सबसे दुर्बल बल होता है, इसलिए यहाँ पे एक CH4 को दूसरे CH4 से अलग करना बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए इसका गलनांक बिल्कुल कम है 90.5। तो अब आपको याद रखना है कि जल का गलनांक सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसमें सबसे मजबूत बंध है हाइड्रोजन बंध। उससे कमजोर हाइड्रोजन बंध है अल्कोहल में, तो उससे कम है इसका गलनांक। इसमें केवल ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण है, तो इससे भी कम इसका है। और इसमें सिंपल कमजोर सा गुरुत्वाकर्षण बल है, वॉन डेर वाल्स बल, इसलिए इसका सबसे कम है। तो ये विवेचना अपन ने करी।